दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। आज हम आपको अकबर और बीरबल के 14 ऐसे नए मजेदार किस्से सुनाएंगे जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा अवश्य देखें। एक नदी पति के घर जा रही है रोते हुए। दोस्तों, वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप-छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप-छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप-छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं मगर नदी क्यों रो रही है। अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है। बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप-छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। दो विश्वासघाती काजी की नई जेदार कहनी। दोस्तों, फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीबी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले लीं। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 800 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहर लगा दी। फिर वह अपने घर के ही पास में रहने वाले काजी के घर उस थैली को लेकर पहुंच गई। वह काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए ही मशहूर था। फातिमा बीबी को अपने घर पर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फातिमा बीबी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी यह थैली आप रख लें ताकि मैं निश्चित होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस थैली में 800 स्वर्ण मोहरें हैं।
अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे, फिर आपका जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीबी के इतना कहने पर काजी बोला, बीबी साहिबा, आपका जो मन करे मेरे यहाँ निश्चित होकर रख सकती हैं। आपके लौटने तक मैं आपकी अमानत जान पर खेल कर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीबी को दिलासा देते हुए कहा तो वह मन ही मन काफी प्रसन्न हो गई। फातिमा बीबी भी कोई साधारण महिला नहीं थी। थैली की प्रत्येक मोहर पर उसने एक छोटा सा निशान बना दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। फातिमा बीबी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए तो काजी को यही लगा कि वह अब लौटकर नहीं आने वाली। वह निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जाग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया कि वह 800 मोहरें अब किसी को भी नहीं देगा। फातिमा बीबी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीबी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आई और वह सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गई। काजी ने उन्हें थैली इसे वापस दे दिया। घर पहुंचकर फातिमा बीबी ने थैली का मुंह खोला तो आश्चर्य से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। थैली में सोने की मोहरों की जगह उतनी ही संख्या में पैसे और रांगे के टुकड़े थे। फातिमा बीबी का चेहरा बुझ गया। वह खुली थैली को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं हैं। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो ऊपर से बदनामी भी। देखो बीबी साहिबा, मैंने तो केवल थैली रखी थी, उसमें सोने की मोहरें हैं या रांगे की यह तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए आप मुझे बदनाम न करें। काजी की बातें सुनकर फातिमा बीबी को चक्कर से आ गए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब मुझ पर रहम करो। मैं एक निःसंतान बूढ़ी विधवा हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो। वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा हैं। आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते हैं तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे अधिक ईमानदार और रहमदिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आपने तो मुझ बेसहारा वृद्धा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी न रही। काजी काफी नाराज हो गया और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीबी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मारकर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीबी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, क्या न करें, कहाँ जाएं और कहाँ न जाएं। फिर अचानक ही उनकी आंखों के सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वह बदहवासी सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ गई। दरबार में डरी समी वह दाखिल हुई और अपनी सारी आप बीती कह सुनाई। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। बादशाह ने काजी को दरबार में बुलवाया और उससे पूछा, इस वृद्धा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी हाथ जोड़कर कांपते स्वर में बोला, जहां पनाह, कोई 5 वर्ष पहले यह बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़ गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी थैली इसे वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उस थैली में सोने की मोहरें थीं या रांगे के टुकड़े।
काजी ने बड़ी सफाई से जहांपनाह के सामने झूठ बोला। लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा और फातिमा बीबी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा, तुम्हारी मोहरें कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। शहंशाह ने यह हुक्म देकर बीरबल को यह विवाद सौंप दिया। यह विवाद बीरबल के हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीबी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछन कुछ भरकर लाख की मोहरें लगवा दी, फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगरों को एक एक थैली दी और उनसे शैलियों के छेदों को रफ करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगर ने किया है? एक रफूगर चलकर बीरबल के पास आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगर को लेकर एकांत में गए और डराते धमकाते हुए उससे पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी न? रफूगर डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में पूछा तो रफूगर कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे, एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू करवाई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ था? बीरबल ने रफूगर को घूरते हुए पूछा तो रफूगर सच को छिपा न सका और उसके मुंह से निकल गया, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रांगे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगर बिल्कुल ही ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरें मिली थीं, मालिक। क्या वे मोहरें तुम्हारे पास अभी भी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल के यह कहते ही रफूगर बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा। एक मुहर तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मुहर मेरे पास है। वह मुहर मुझे चाहिए। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगर भागा भागा मुहर लाने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीबी और काजी को भी बुलवा लिया। रफूगर थोड़ी देर के बाद मोहर लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगर से मोहर लेकर फातिमा बीबी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपनी मोहरों पर निशानी लगाई थी न? दिखाओ वह निशानी कहाँ है? फातिमा बीबी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल ने रफूगर की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, यह वही थैली है न? हाँ हुजूर, यह वही थैली है। रफूगर रुक रुक कर बोला। हाँ तो? बीरबल तल्ख आवाज में बोले, तुमने कहाँ पर रफू किया था? बोलो। रफूगर थैली पर हाथ धरते हुए बोला, यहाँ पर हुजूर। मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था कि वह अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरजकर बोले, इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीबी की मोहरें उसके घर से बरामद हुई। फातिमा बीबी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगर को इनाम देकर जाने दिया गया।
बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। दोस्तों, ये प्यारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 शातिर दिमाग मुंशी नई कहानी। दोस्तों, शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर, वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना, वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको, मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपए देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 4 पगड़ी में पंख मजेदार कहानी। बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय में बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा
जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उत्तर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कीन करता है। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूँ। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश। इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने सुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐसा सोचकर उसने इस ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किमी भी दरबारी को मालूम न पड़े। मब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई। पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 5 सत्य के मसीहा बीरबल नई मजेदार कहानी। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है। इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें।
बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 बीरबल ने चोर पकड़ा बिल्कुल नई मजेदार कहानी। एक अमीर व्यापारी महल के पास रहता था। एक बार उसके घर में चोरी हो गई। उसकी पत्नी के गहने चोरी हो गए। व्यापारी को शक था कि चोर उसके नौकरों में से कोई है। वह बीरबल के पास गया। उसे अपने घर में हुई चोरी और अपने शक के बारे में बताया। बीरबल व्यापारी के घर गया। उसने सब नौकरों को इकट्ठा किया और जोर से पूछा, घर से गहने किसने चुराए हैं? सभी नौकरों ने सिर हिलाकर चोरी से इनकार किया। एक पल के लिए बीरबल ने कुछ सोचा। फिर सभी नौकरों को एक जितनी लंबाई की एक एक लकड़ी दी और जोर से कहा, असली चोर की लकड़ी कल सुबह तक अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह तुम सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर यहाँ आना। सभी नौकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वे सब फिर वहां इकट्ठे हो गए। बीरबल ने सबको अपनी अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने जोर से कहा, यही चोर है। जेल के दरबान उस नौकर को पकड़ कर ले गए। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, आपने उसे कैसे पकड़ा? बीरबल ने उत्तर दिया, यहाँ आने से पहले असली चोर ने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट लिया था। उसे डर था कि उसकी लकड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ गई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ कुछ भी नहीं बचा नई कहानी। अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ, 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर, 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर, कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्र जो हैं, वे वर्षा ऋतु में होते हैं। यदि इन नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।
8 कितने दिन जीना नई मजेदार कहानी। बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सकें। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु से बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स, तुम बीरबल हो न? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर चल दिए। दोस्तों, आपने यह वीडियो यह तक देखा है, कमेंट में अवश्य बताएं ये 8 कहानी आपको कैसी लगी और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। 9 बुजुर्गों से मिला ज्ञान, बहुत ही मजेदार कहानी। बादशाह अकबर के मन में हमेशा कोई न कोई सवाल उठता ही रहता था। एक दिन बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा, बीरबल, दरबार में एक ऐसे आदमी को ढूंढ कर ले आओ जो बहुत ही बुद्धिमान हो। बीरबल कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जहां पनाह, मैं जल्दी ही ऐसा आदमी ढूंढकर दरबार में ले आऊंगा, लेकिन इसके लिए समय और धन की आवश्यकता पड़ेगी। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सोने की 300 मोहरें और 1 हफ्ते का समय हम तुम्हें देते हैं। धन और 1 हफ्ते का अवकाश लेकर बीरबल अपने घर चले गए। सारा धन उन्होंने दीन दुखियों में बांट दिया। सप्ताह के अंतिम दिन बीरबल ने एक चरवाहे को पकड़ा और उसे स्नान करवाकर अच्छे कपड़े पहनाए तथा सोने की 100 मोहरें उसे देकर दरबार में ले आए। रास्ते में ही चरवाहे को बता दिया कि उसे बादशाह सलामत के सामने कैसा व्यवहार करना है। बादशाह अकबर के दरबार में पधारते ही बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं बुद्धिमानों का बुद्धिमान व्यक्ति ढूंढ कर लाया हूं। शहंशाह ने चरवाहे को देखते हुए पूछा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें क्या कहकर बुलाते हैं? तुम कहाँ के रहने वाले हो? तुम कौन सी खास बात जानते हो? एक साथ इतने सवाल बादशाह अकबर ने कर दिए, लेकिन चरवाहे ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि बीरबल ने उसे पहले से ही चुप रहने के लिए कहा था। बादशाह ने शिकायत भरे लहजे में बीरबल से कहा, बीरबल, यह कहीं गंगा और बहरा तो नहीं है? इसने तो हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। भला यह बुद्धिमानों का बुद्धिमान कैसे हो सकता है? बीरबल ने शीश नवाकर कहा, हुजूर, यह इसकी बुद्धिमानी है। इसने अपने बड़े बूढ़ों से सीख रखा है कि राजा और स्वयं से अधिक समझदार व्यक्ति के सामने चुप रहने में ही भलाई है। यह उनसे मिले ज्ञान का अनुसरण कर रहा है। बादशाह अकबर बीरबल के इस तर्क के आगे अब क्या बोलते। वे मुस्कराकर ही रह गए और चरवाहे को इनाम देकर सम्मान के साथ दरबार से विदा किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।
10 सब सयानों का एक मत। एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, संसार के मनुष्यों की बुद्धि एक समान होती है व उसमें कुछ अंतर भी होता है? बीरबल ने जवाब दिया, पृथ्वीनाथ, क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना है? सब सयानों का एक मत, यानी और सब बातों में तो लोगों की बुद्धि में विभेद पाया जाता है, परंतु स्वार्थ सिद्धि में सच की मति एक समान ही देख पड़ती है। बादशाह बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि बुद्धि तो जुदी जुदी हो और विचार सबका एक हो? बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या? यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता हो तो मैं कल ही सिद्ध करके दिखला देने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, बहुत बेहतर। दूसरे दिन प्रातःकाल बीरबल ने बादशाह की अनुमति प्राप्त कर सरकारी बगीचे का एक बड़ा हौज जो पानी से लबालब भरा था रिक्त करवा दिया और सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लाकर हौज को भरें। फिर हौज के ऊपर एक सफेद चादर बिछवाकर उसे भलीभांति ढक दिया। ऐसी तरकीब कर बादशाह को देखने के लिए बुलवा भेजा। समय रात्रि का था। लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना घड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाध घड़ा जल छोड़ देने से खराबी क्या खराबी होगी। इसी विचार से प्रत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। अंधेरी रात में किसी को भी न सूझा कि हौज में सभी लोग पानी ही छोड़ रहे हैं। उनका निजी अनुमान था कि मेरे सिवा अन्य नागरिक हौज को दूध ही से भर रहे हैं। यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी के कारण दूध का भ्रम हो गया। पानी तो नीचे छिपा हुआ था। जब सवेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज का दूध खने के लिए गया। बीरबल ने बागवान को हौज की चादर ठाने की आज्ञा दी। जब चादर उठा दी गई तो रोज एकदम पानी से भरा हुआ निकला। उसमें दूध गलेश मात्र भी नहीं था। यह अजीब तमाशा देखकर दशाह दंग हो गया और उसकी समझ में न आया कि आखिर मामला क्या है। जब बीरबल से उसका कारण छा गया तो वह बोला, गरीब परवर, आपने अपनी आंखों खलिया अब भी सब सयानों का एक मत वाली कहावत नने को तैयार हैं व नहीं? बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया, बीरबल, कहावत ओ अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है, परंतु फिर भी मैं नत्या संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, अतएव इसमें और भी खोजबीन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब मैं उसका वयं अन्वेषण कर लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था, इसलिए चुप हो गया। दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसे वही बात वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अभिप्राय ने भेष बदलकर नगर की तरफ चला। कई चक्कर काटने के तद उसको एक मकान दृष्टिगत हुआ। इसकी दीवारें बहुत ऊंचों न थीं और न कोई टीम टाम की सजावट ही थी, परंतु मकान खूब साफ सुथरा था। बादशाह ने इसी मकान को अपने अन्वेषण का केंद्र ठहराया और द्वार पर पहुंचकर कान की घुंडी खड़खड़ाई। किवाड़ खुल गया। भीतर से एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल का इस शहर में आया हूँ। मैंने अपना डेरा सराय में डाला है। आज नगर देखने की इच्छा से निकला तो घूमते फिरते रास्ता भूलकर इधर आ पहुँचा। थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही है, इसलिए कुछ समय तक विश्राम लेकर अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ। बादशाह के प्रस्ताव को मकान मालिक ने स्वीकार करते हुए उसे भीतर बुला लिया और एक चारपाई दिखलाकर विश्राम करने की आज्ञा दी। बादशाह चारपाई पर जा पड़ा और मकान मालिक अपना निजी काम करने लगा। जब वह सब कामों से निपट चुका तो मुसाफिर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने का अनुरोध किया, परंतु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया।
उससे मकान मालिक से आपसदारी की बातें होने लगीं। मुसाफिर बादशाह, भाई कल मैं इस नगर में आकर एक ढिढोरा सुना था, क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता है? वह इसी बार पीटा गया था। मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इस ढिढोरे से बादशाह का क्या प्रयोजन है। मकान मालिक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था। कल ही अचानक यह नई बात सुनने में आई। मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है। उसने फिर पूछा, तो बादशाह इतने दूध को लेकर आखिरश करेगा क्या? मकान मालिक, भाई चाहे वह जो कुछ भी करे, परंतु मैं आपसे सत्य दो बतलाता हूँ कि मैं तो दूध की जगह हौज में पानी हो डाल आया था। मैंने देखा कि शहर में जब सभी लोगा दूध की तलाश में है, तो इतना दूध कहाँ से आवेगा? और यदि हजारों घड़े दूध में एक घड़ा पानी ही डाल दूंगा तो उससे क्या होता जाता है? बादशाह ने मुस्कराकर कहा, बेशक युक्ति तो आपने अच्छी निकाली, परंतु यह बात कहो बादशाह की कानों तक पहुँचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो? इस पर भी आपने कुछ विचार किया था? मकान मालिक ने कहा, भाई यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती। बादशाह ने सोचा कि अब अपना असली स्वरूप इस पर प्रकट कर देना चाहिए ताकि अपनी धूर्तता पर इसे पश्चाताप हो। वह तुरंत अपना ऊपरी लिबास हटाकर शाही लिबास में प्रकट हुए। मकान मालिक बड़ा भयभीत हुआ और उसका मुख मलिन हो गया। तब बादशाह उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, तुम घबराओ नहीं, इससे तुम्हारा कोई अनिष्ट न होगा। फिर असल बात तो यह है कि आपने अपने मूत्र से ही अपना दोष स्वीकार किया है। सुनो, मैं यहाँ किसो अपराधी को दंड देने के अभिप्राय से नहीं आया हूँ, केवल मुझे झूठ सच की जांच करनी थी। जो मैं शाही लिबास में आया होता तो यह बात मुझे न मालूम होती। इस प्रकार उस मकानदार को निर्भय कर बादशाह अपने चेहरे को फिर नकली लिबास में ढक लिया और उससे विदा हो एक दूसरे धनी के घर जा पहुँचे। यह धनी अपनी दयालुता के कारण सारे नगर में विख्यात हो रहा था। बादशाह ने उससे भी अपनी वही पहली युक्ति निकाली, यानी अपने को बहुत थका मांदा बतलाकर थोड़ी देर के लिए आश्रय मांगा। वह रईस बादशाह की थकावट सुन दद्याद्र होकर बोला, मियाँ मुसाफिर, यह घर आपका ही है। आप सानंद जितनी देर जी चाहे विश्राम कर लो। वह सामने कई चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, वहां पर आपको सब प्रकार का सुपास मिलेगा। बादशाह ने कहा, महाशय जी, मैं अपने भार से आपको दबाने नहीं आया हूँ, बल्कि थोड़ी थकावट मिटाकर राही हो जाऊंगा। फिर उन दोनों में देशकाल की बातें छिड़ी। बातों दो में फंसाकर बादशाह ने फिर उससे वही बात छेड़ी। तब रईस बोला, भाई, किफायत सभी को पसंद है। दूसरे लोगों ने चाहे भले ही दूध डाला हो, परंतु मैंने तो पानी ही डाला है। बादशाह ने कहा, परंतु इस पर आपने आगा पीछा का विचार नहीं किया, नहीं तो दूध की जगह पानी न डालते। अगर किसी प्रकार यह बात बादशाह को प्रकट हो जाएगी तो आप राजाज्ञा भंग करने के अपराधी होंगे। धनाढ़ ने कहा, सिवा मेरे और आपके दूसरा कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं जानता। यदि तुम नहीं कहोगे तो बादशाह किसी प्रकार नहीं जान सकता। बादशाह ने अपना नकली लिबास उतार कर अलग रख दिया और उसके देखते दो असली लिबास में हो गया। काटो तो बदन में लोहू नहीं। बेचारा धनाढ़ एकदम ठिठुक गया, उसके हवास गुम हो गए। तब बादशाह उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने किया है उसी प्रकार सभी लोग अपने दो घर किया करते हैं, परंतु उसके लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता। उसे धीरज दे। बादशाह शाही पोशाक बदलकर चला गया और बीरबल के पांडित्य की सतत प्रशंसा की। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 11 शीशे में छाया चित्र।
दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानो किया करता था, परंतु ऊपर से बादशाह के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलत था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी धूर्तता के कारण कोई चित्र भी उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुका हूँगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर विचाराह चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस विचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहल में हो ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो, फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ। जब देखने को मांगे तो वही शीशा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है। तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरव्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकर गया।
तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया, अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह, अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। 12 बीरबल की कुरूपता। दोस्तों, बीरबल का रंग सांवला था। एक दिन दरबार के समय लोगों में मनुष्य की सुंदरता और कुरूपता पर बहस छिड़ी। बहुतेरे लोग बीरबल का स्मरण कर उसकी कुरूपता पर हंसम पड़े। उस समय बोरवल दरबार में उपस्थित नहीं था। जब कुछ कालोपरांत लौटकर आया तो छारी लोग उसे देखकर जोर से हंसने लगे। बीरबल चाहता था कि उनके इस आकस्मिक हंसी का कारण पूछे, परंतु कुछ सोच विचार कर चुप रह गया। इधर उधर की बातें होने लगीं। कुछ देर बाद बीरबल को अवसर मिला तो बादशाह से बोला, पृथ्वीनाथ, आज आप लोग बड़े हंसमुख क्यों दिख पड़ते हैं? बादशाह ने हंसते हुए उत्तर दिया, लोगों के हंसने का कारण तुम्हारी कुरूपता है। वे कहते हैं हम लोग गोरे और बीरबल काला कैसे हुआ? बीरबल बोला, अफसोस कि अभी तक आपको इसका कारण ही नहीं ज्ञात हुआ। बादशाह ने कहा, भला भाई, बिना बतलाए यह लोगों को कैसे मालूम हो? आप यदि जानकारी रखते हो तो बतलाकर सबका भ्रम निवारण करें। बोरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, जिस समय ईश्वर ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की, सर्वप्रथम वृक्ष और बैलों की रचना की, पर इतना ही करके वह संतुष्ट नहीं हुआ। तब पशु और पक्षियों की बारी आई। इतना करके कुछ समय तक आनंद उपभोग करता रहा। फिर उससे भी उत्तम जांचों की रचना करने का विचार कर मनुष्यों की रचना की। तब वह अति आनंदित होकर पहले उसे रूप, दूसरे धन, तीसरे बुद्धि और चौथे बल प्रदान किया। चारों चीजों को जुदी दो रखकर सब मनुष्यों को फरमाया कि इन चारों में जिसे जो पसंद हो अपनी इच्छानुसार ले लेवे। इस कार्य के लिए कुछ समय भी निर्धारित कर दिया था। मैं बुद्धि लेने में रह गया। जब दूसरों चीज लेने गया तो समय बीत चुका था, इसलिए कोरा लौटना पड़ा। मैं बुद्धि लेकर रह गया। आप लोग भी धन, रूप, बल के लालच में पड़कर बुद्धि लेना भूल गए। इसी कारण मैं कुरूप हुआ। बीरबल के उत्तर से बादशाह और दरबारियों का मन टूट गया और फिर वे कभी बीरबल की हंसी न उड़ाई। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 13 बीरबल के परिवार की परीक्षा। दोस्तों, एक दिन बादशाह के मन में बीरबल के कुटुंब की परीक्षा लेने का उमंग उठा। वे अपना भेष बदलकर कई अन्य सभासदों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। इस समय बीरबल के घर पर कोई बड़ा बूढ़ा आदमी नहीं था। वे लोग निजी काम से घर से बाहर चले गए थे। केवल बीरबल का एक छोटा लड़का और एक लड़की आपस में द्वार पर खेल कूद मचा रहे थे।
लड़के ने बादशाह को देखकर कहा, वह आए। तब लड़की ने लड़के के प्रश्न का उत्तर दिया, वह नहीं है। बीरबल की स्त्री दालान में बैठी हुई कुछ दस्तकारी कर रही थो, वह भी इनकी बातें बराबर सुनती जा रही थी। वह बोली, बच्चों, यह भी होता है और वह भी होता है। इन तीनों की उपरोक्त गुप्त वार्ता सुनकर बादशाह लौट गया और दरबार में पहुंचकर समस्त दरबारियों के सामने इस बात की चर्चा की और उसका अर्थ भी पूछा। वह आए, वह नहीं है, और यह भी होता है, वह भी होता है। ऐसी भेद भरी बातें सुनकर सब लोग चकित होकर बादशाह का मुंह देखने लगे। कितने दरबारियों ने तो लज्जावश अपनी गर्दन नीची कर ली और नाखून से जमीन कुरेदने लगे। जब बादशाह ने देखा कि इनसे